बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में हम 15 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे है 30 प्रश्न, लेकिन 30 प्रश्न को करने में काफ़ी समय वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें करेंगे 15 प्रश्न। ठीक है, ये CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीटेट पेपर 1 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें हम इसमें 15 प्रश्न देखेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, इसमें पहला प्रश्न कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतना ही आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा फर्स्ट का। क्वेश्चन कहता है आपका, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो आइए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस योग बनाने से होता है जिससे वह विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान सरलता से कर सके। अर्थात संज्ञानात्मक विकास समृद्ध तथा विविधतापूर्ण वातावरण की उपलब्धता को समर्थित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, मानव विकास डैश है। ये डैश के स्थान पर क्या आएगा? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय, एक और दो, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक। तो बताइए मानव विकास है क्या है? मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या ये दोनों है, या कुछ सीमा तक अपमानीय है? तो बताइए क्या होगा। तो सेकंड का आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, एक और दो, यानी मानव विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है, ये दोनों होगा आपका राइट आंसर। एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है, अर्थात इसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। बताइए प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से इसका राइट आंसर कौन होगा? तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी को आपको बताना है, कौन है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। इसमें से निष्क्रिय एजेंसी कौन सा है? 4 का आंसर करें। तो आपका 4 का राइट आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब है, परिवार भी है और इको क्लब भी है। सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब इसके प्रमुख सक्रिय साधन है, किंतु सार्वजनिक पुस्तकालय इसका एक निष्क्रिय साधन है। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, इसमें अच्छे से अच्छे लोग धोखा खा जाएंगे, तो आप इसमें गलती ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, 4 का आपने देखा, 4 का हो गया 4, 5 का, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। 5 का आंसर करें। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक विकास का पहलू की उपेक्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है।
उन्होंने बालक के विकास में सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रियजनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। 6 का आंसर करें तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, इंद्रजनित गामक स्तर। इंद्रजनित गामक स्तर पर 1 वर्ष तक के शिशु आंख, कान व हाथ से सोचते हैं। वे हाथों से चीज़ों को इधर उधर कर चीज़ों की पहचान करना या किसी ध्वनि को सुनकर चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, किंतु यह चिंतन अधिक वास्तविक नहीं होता है। नंबर 7 देखिए यहाँ पे, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु विषय से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। बताइए 7 का आंसर करें। 7 में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 7 का आपका राइट आंसर होगा 4, सहयोग की नैतिकता। प्रश्न में दिया गया सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रयोगात्मक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। बताइए 8 का आंसर करें तो 8 का आपका राइट आंसर होगा 1st, व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 तरह की बुद्धि बताई है, विश्लेषणात्मक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारवादी बुद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न कहता है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेस्लर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, ये आपको बताना है। तो 9 का आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। बुद्धि परीक्षण बुद्धि की माप का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने तथा साइमन द्वारा मिलकर वर्ष 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 10वां नंबर। और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो 10 का आप आंसर करें। 10 का आपका राइट आंसर होगा इसमें 1st, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन तथा उसमें हेर फेर करने की योग्यता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद 4 ऑप्शन में से क्या होगा? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। 11 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर होगा 2nd, शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यानी लिंग भेद शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादनों पर प्रभाव पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। बताइए 12 का आंसर करें तो 12 का आपका राइट आंसर होगा 1st, चाक्षुष, है ना, यानी विजुअल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं VISUAL, विजुअल, ठीक है। यानी सीखने की शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका चाक्षुष, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है।
उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह डैश कर रहा या रही है। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। बताइए 13 का आंसर करें तो 13 का आपका राइट आंसर होगा 3, सीखने के लिए आकलन। यानी प्रश्न के अनुसार शिक्षक द्वारा की गई गतिविधियां यह दर्शाती है कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। 14 का आप आंसर करें तो आपका राइट आंसर होगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। प्रायः किसी व्यवस्था के स्वामित्व की भावना रखने वाले शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ना ही वो उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है, ऐसा नहीं है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो इसका ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। 15 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर होगा 2, विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक रूप में ग्रेड अंक से अलग संबंध रखता है। तो आज का वीडियो में हम 15 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 16 से लेकर 30 तक करेंगे, क्योंकि यह वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।